So first, would you describe how would you describe the campus life of Delhi University, like the faculty quality and the behavior of all the students and your peers? First of all, when I was first visited into my college, then I was very confused what to do. Like मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पहली बार देखा था, Hmm. मतलब इन जनरल 12th क्लास में स्कूल में एक क्लास में 40-30 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं। और जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा देर आर 150 पीपल्स इन माय डिपार्टमेंट। मतलब काफ़ी कंपटीशन भी देखने को मिला कि हाँ, अब इतना कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। और वहीं काफ़ी लोगों को इतना स्किल्स वगैरह आता था, और मुझे भी इतना आता था पर उनके लेवल का नहीं आता, तो मुझे अपने लिमिट्स पता चली, इतनी मतलब अपनी लिमिटेशंस पता चली, और क्या क्या मेरे को अपना मतलब ग्रोथ करनी है, किस डायरेक्शन में ग्रोथ करनी है, वो सब मेरे को पता चला। फर्स्ट सेमेस्टर में तो बस ऐसे ही चले जाता है कि सोसाइटी ज्वाइन करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो, इतना कुछ प्रेशर नहीं रहता कि हाँ कॉलेज की तरफ से कि ये करना है वो करना है, इतना मैंडेटरी कुछ नहीं है। कॉलेज लाइफ की बात करें तो दैट वाज गुड, क्योंकि अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से पूरे स्टूडेंट्स आते हैं, तो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और सब लोगों का माइंडसेट देखने को मिलता है, किसका कैसा माइंडसेट है। मेनली जब तुम जाते हो तो ड्यूसू की इलेक्शन भी रहते हैं, तो भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, उससे भी देखने में काफी मजा आता है। आपके टाइम भी सीयूटी एग्जाम हुआ था। उस समय रामानुजन कॉलेज की कट ऑफ क्या थी? रामानुजन कॉलेज की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 704, ओके। एंड सेकेंड राउंड की थी 687 आई थिंक इन जनरल, ओके। but in OBC it was in first round 596, and in second round it's around 560 555 something, ओके। but I don't have any idea about SC, but it may be around 400 450. And you know that this year's CUT was pretty more tough than previous years. So what do you think? Will cut off rise or fall? I think it will between like 700 690, because इतना भी काफी इतना टफ पेपर नहीं था, मैंने भी देखा था पिछली बार Okay. के। पिछली बार ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था, उसकी वजह से भी 704 इट वाज ओके, मतलब काफी ज्यादा भी नहीं था, ठीक ठाक था। और इस साल भी मेरे ख्याल ऐसे ही रहने वाला है, 697 695। आप अपने सीयूटी के जो प्रिपरेशन है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपेयर करा था और आपको कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला? सबसे पहले तो जो चीज हमें करनी होती है, लाइक जो 12th में सिलेबस होता है सेम एज इट इज वही सीयूटी में होता है, तो फिर इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं रहता, जो तुमने पढ़ रखा है उसी को ही रिपीट करते रहो, उसी में ही मतलब उसके जो भी तुम्हें बेसिक्स है वो सारे का तुम्हें करने रहते हैं। और सबसे जो मैंडेटरी चीज है होती है वो करनी होती है तुम्हें मॉक्स, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम मॉक्स लगा सको उतना बेटर है। बस मैंने अपने टाइम पे तो काफी बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदी थी, जिसमें मैंने काफ़ी ढेर सारे मॉक्स सॉल्व करे थे, एंड स्पेशली इन इंग्लिश मैंने सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे मालूम रहता था कि इंग्लिश का ही पेपर होता है ऐसा जो सबसे टफ आता है, क्योंकि इन 12th इन 11th 12th इन स्कूल, मतलब जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो काफ़ी मतलब डिसेंट लेवल की होती है, और काफ़ी मतलब लेवल उसका काफ़ी नीचे रहता है। और बट इन सीयूटी मतलब जो वोकेबलरी रहती है वही काफ़ी टफ होती है, तो वही वोकेबलरी को बीट करना रहता है, तो तुम्हें सबके रूट वर्ड्स मालूम होने चाहिए। और जैसे तुम्हें कोई भी वर्ड दे दिया उसको कुछ भी पूछ लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम, अगर तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं मालूम होगा तो तुम क्या बताओगे उससे। तो ओके। वही रूट वर्ड्स मालूम होने चाहिए, और मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा मूक लगा सको, बस वही रहता है उसमें। जो बेसिक्स होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए। जब तुम एग्जाम देते हो तो तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि तुम प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हो, वो रहना चाहिए, क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आपने कौन सी बुक खरीदी थी वैसे आपके इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए अरिया हंत आती थी, आपने अगर एंड अप्रोक्सीमेटली कितने मॉक्स पेपर यूलाइक लगाए आती होंगे? थी। इंग्लिश आई हैव सोल्ड अराउंड 40 to 50। इंग्लिश में शायद 50 to 60 लगाए होंगे, बाकी जितने सब्जेक्ट थे बाकी के चार, उसमें मैंने 40 to 50 लगाए। ओके, अमेजिंग। एंड
वोकेबलरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक आपने अप्रोक्सीमेटली कितने 1000 2000 3000 कितने वोकैब्स याद करे थे इंग्लिश के लिए? मतलब मेरा ऐसा कुछ ऐसा फंडा तो था नहीं कि मैं सब कुछ याद करके जाऊँ। एक वीडियो आती थी, उसमें मैं वो स्पेशली एसएससी के जो बच्चे रहते थे उनके ऊपर बेस्ड थी। तो उसमें जो पढ़ाया जाता था उसमें ये पढ़ाते थे कि मतलब रूट वर्ड्स, कौन सा वर्ड कहाँ से आया है, और मतलब ऐसे रूट वर्ड्स पढ़ाते थे। तुम उससे को अगर तुमने पूरी मतलब ऐसे सीख लिया तो तुम ऐसे बेसिक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। और वो काफी मेरे को हेल्प करा था कि मेरे को सीयूटी का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो मैं ऐसे वही देख कर गया था, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन की थी, आई थिंक इट वाज लाइक 14 to 15 आवर्स। ओके। दैट वाज वन वीडियो। ओके। तो मैं वो देख कर गया था। उस अगर मैंने वो देख ली थी तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा वोकेबलरी के वर्ड्स याद नहीं करे थे। तो याद करे थे पर इतने ज्यादा नहीं करे, क्योंकि उससे ही मेरा सब कुछ हो गया था, उससे ही मतलब आइडिया लग जाता था किसका आंसर कौन सा करेक्ट है। तो वो चीज मेरे को काफी हेल्प करा। एंड आपका सीयूटी स्कोर कितना था आउट ऑफ 800? My CUT score was 610 out of 800, ओके। and I got into my college with OBC category. ओके। दिल्ली के जो एडमिशन प्रोसेस है, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि एडमिशन कैसे होता है? लाइक आपको क्या स्टेप्स रहती है? स्टेप्स तो ये रहता है, पहले तो तुम्हें CUT देना पड़ता है, फिर तुम्हारा रिजल्ट आता है, फिर एक CSS पोर्टल होता है, उसमें कुछ फीस रहती है, आई थिंक 200, लाइक 200 टू 250। और वो कैटेगरी की तुम्हारे उस पर बेस होती है, जिसका HCF शायद पूरा ही नहीं रहता, और जनरल और OBC वालों को देनी होती है, तो तुम्हें पहले फीस देनी होती है। फिर तुम्हें अपना वही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है CSS पर। और फिर प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ती है, और वही जो अगर तुमने प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना दी तो अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे तो तुम्हें बेकार कॉलेज मिल सकता है। तो प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बनाओ जैसे गुड टू बैड, मतलब पहले जो तुम्हें कॉलेज चाहिए अच्छे कॉलेजेस है उसको ऊपर रखो, और जो खराब कॉलेज है उसको नीचे रखो। ओके। फिर एंड प्रेफरेंस कराने के बाद तुम्हें एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस पर कॉलेज अलॉट होता है, जहाँ पर अगर तुम्हारे मार्क्स मैच हो रहे होंगे कट ऑफ से तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और फिर कॉलेज अलॉट हो गया, फिर उसमें फीस देनी होती है। और फीस देने के बाद फिर तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि इसको फ्रीज करना है कि आपको अपग्रेड करना है। तो अगर आपने अपग्रेड को ऑप्शन करा तो फिर तुम्हारा सेकंड राउंड में कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, अगर तुम्हारा हुआ कि हाँ मार्क्स 10-12 मार्क्स का डिफरेंस है तो अपग्रेड हो जाता है। पर अगर तुम्हारा ज्यादा मार्जिन है, लाइक 20 to 25, तो क्वाइट इम्पॉसिबल कि हाँ तुम्हारा दूसरा कोई कॉलेज मिले। तो अगर तुम्हारा 10-12 मार्क्स है तो मिल सकता है, चांसेस है। पर उससे ज्यादा है तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो फिर तुम्हारा अगर अपग्रेड हो गया तो जो तुमने पुराने जो कॉलेज में पहले जो तुम्हें अलॉट हुआ था उसकी जो फीस भरी थी वो 2 to 3 मंथ्स में तुम्हें रिफंड हो जाती है। और जो दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी फीस ऑन ऑन द स्पॉट भरनी पड़ती है। ओके। इट मीन्स अगर मुझे हंसराज मिल रहा है और मैं अगर एसआरसीसी कट ऑफ से सिर्फ 10 12 मार्क्स पीछे हूँ, तो मैं फिर एसआरसीसी पर अपग्रेड कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें मिल सकता है तो तुम अपग्रेड कर दो। और मैंने भी वैसे अपग्रेड करा था, पर मेरा मार्जिन ज्यादा था, मेरे ऊपर था शहीद भगत सिंह, मेरा 28 नंबर का मार्जिन था। तो मैंने जैसा बताया कि 15-20 से ज्यादा होता तो नहीं मिलता, और मैंने तो बस कर दिया था कि हाँ मिल गया तो कुछ नहीं है। तो मेरे को वैसे भी फिर भी 10-15 मार्क्स का रह गया था। तो हाँ अगर 10-12 का तो कर दो, तुम्हें मिल सकता है, चांसेस है। रामानुजन कॉलेज के बारे में अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। I think this college is very good for the commerce students, as in BCom honors there are 200 plus seats, and for the BCom program there is 150 plus seats. So this college is very dominated from the commerce students. और इसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स है अगर मैं उनकी बात करूँ तो उसमें सिर्फ BSc स्टैटिस्टिक शायद रहता है कोर्स, मतलब साइंस स्ट्रीम के लिए थोड़ा कम कोर्सेज है। और बीए में भी काफी कोर्सेज है, बीए में जितने एज ऑलवेज रहते हैं उतने ही सारे कोर्सेज है। और कॉमर्स में बीकॉम बीकॉम ऑनर्स, और बीबीए नहीं है, बीबीए इन फाइनेंस नहीं है। और बस यही कोर्सेज है। बीए इकोनॉमिक्स भी है? हाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी है, ओके। और उसकी भी काफी सीट्स है इकोनॉमिक ऑनर्स की। 100 प्लस सीट्स है आई थिंक। ओके, उसके लिए मैथ्स कंपलसरी हो जाता है फिर? उसके लिए तो मैथ्स कंपलसरी है और BMS भी है।
ओके। और बीएमएस बीएमएस की में आई थिंक 70 to 80 सीट्स होंगी। 70 to 80 सीट्स, ओके। बीएमएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है क्या? बीएमएस में भी वही रहता है, मैथ्स मैथ्स जीटी इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स तो मैंडेटरी होते हैं और 650 में से तुम्हें मार्क्स चाहिए रहते हैं। ओके। मेरे टाइम पे तो 650 था, आज इस ईयर का नहीं मालूम होगा मुझे। ओके। एंड लाइक अगर आपको और कोई क्वेश्चंस आते हैं या फिर मतलब कुछ आप बताना चाहें तो आप और बता सकते हैं। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो कैंपस बाकी कॉलेजेस जो है, जैसे नॉर्थ कैंपस में जो कॉलेजेस है और साउथ कैंपस में जो कॉलेजेस है, उनसे थोड़ा सा छोटा तुम्हें मिलेगा कैंपस। क्योंकि जो रामानुजन कॉलेज है वो पहले देशबंधु इवनिंग हुआ करता था 2010 में, और उसको मतलब रिनेम्ड करके रामानुजन कॉलेज बनाया, नई बिल्डिंग बनी थी, तो देशबंधु से जगह लेकर बनाई। तो ऑफ कोर्स की मतलब देशबंधु पहले सिंगल कॉलेज था, उसको मतलब हाफ करके बनाया। तो इतनी जगह रामानुजन को नहीं मिल पाई, पर जितनी भी है उतनी सफिशिएंट है। ओके। और मतलब जितनी मतलब स्पेस है उसको काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ ग्राउंड ऐसे ही पड़ा है, एकदम सब कुछ ऐसे लगेगा कि हाँ मतलब ब्यूटीफुल सब कुछ दिखेगा। ओके। एक क्वेश्चन है एक स्टूडेंट के लिए। लाइक अगर कोई स्टूडेंट 11th या 12th में, तो और उसको दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चाहिए, तो उसको मतलब हाँ प्रिपरेशन किस मंथ से स्टार्ट करना चाहिए या फिर किस टाइम पीरियड से? लाइक क्या उसको 12th के साथ सीयूटी की भी अलग से प्रिपरेशन करना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारा 12th का 11 12th का बेस स्ट्रांग होगा तो तुम्हें काफी मतलब इजी रहेगा कि हाँ सीयूटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो पहले तो मैं कहूंगा कि अपना जो 11 12th का जो बेस है उसको स्ट्रांग करो। अगर तुम्हारा वो स्ट्रांग होगा तो तुम्हारे बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा और सीयूटी में तो करेगा ही करेगा। तो पहले वो स्ट्रांग करो। और अगर तुम्हारा नॉर्थ कैंपस में आने का मन है तो फिर तुम स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन नवंबर दिसंबर से, और वही टाइम मतलब इनफ रहता है। अगर तुम उस टाइम में भी करते हो तो फिर हाँ तुम्हें मिल सकता है, नॉर्थ कैंपस तो इजीली मिल जाएगा। ओके। एंड इंग्लिश के लिए आप हाँ, मतलब क्या टाइम पीरियड बताएंगे, कब स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन? इंग्लिश के लिए तो मैं कहूंगा कि तुम जितना पहले से हो सके उतना पहले से करो। क्योंकि मतलब सिर्फ तुम 2 3 मंथ्स में सब कुछ नहीं कर पाओगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स है, मतलब 4 5 सब्जेक्ट्स तो रहते ही है, और विद इंग्लिश तो इतने सबको मैनेज करके तुम्हें सबको इक्वल टाइम देना रहता है। तो फिर मैं तो कहूँगा इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो तो तुम कर भी दोगे, पर रही बात इंग्लिश की तो उसमें जैसे मैंने बताया कि हाँ वोकैबलरी टफ देते हैं, और मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स का रहता है, टाइम लिमिटेड रहता है, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो उसका तुम जैसे तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 4 5 मंथ्स पहले से कर रहे हो, तो सीयूटी इंग्लिश के लिए कर दो तुम 6 to 8 मंथ्स, तो उतना टाइम इनफ रहेगा। ओके। एंड उतने में तुम मतलब सब कुछ कर लोगे। तुम वोकैबलरी के वर्ड्स भी याद कर लोगे, जो तुम्हारा मन करेगा तुम वो कर सकते हो। ओके। ऐसा कुछ प्रेशर कि हाँ इतने ड्यूरेशन में इतना फिनिश करना है, तुम मतलब क्वालिटी मेंटेन करके सब कुछ कर सकते हो। आपने सीयूटी का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करा था? लाइक 12th के बाद से या फिर 12th के साथ में आपने शुरू करा था? मैंने तो 12th के बाद से ही करा था। मैंने 12th के बाद से, जैसे मेरे एग्जाम 2 अप्रैल को खत्म हुए थे, तो मैंने 4 अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। आपने अगर ऐसी कोई मिस्टेक करी हो सीयूटी एग्जाम के टाइम, तो क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे ताकि फ्यूचर में कोई स्टूडेंट अगर आपकी वीडियो देखे तो वो मिस्टेक मतलब दोहराए नहीं? एग्जाम देते हुए कि प्रिपरेशन में? एग्जाम की प्रिपरेशन में भी और एग्जाम देते हुए कोई मिस्टेक करी हो तो? पैनिक मत होना, और तुम बाकियों को मत देखना कि बाकी कितनी स्पीड से कर रहे हो, तुम बस अपने ऊपर फोकस करना। और सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके मत बैठे रहना, अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो तुम आगे बढ़ना और उसको छोड़ देना। उसको अगर तुम्हारे पास बाद में टाइम बचता है तो तुम वो करना। और ये जो सेम चीज़ है मेरे साथ इंग्लिश में हुई थी। मैं एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ गया था, 1 1 1.5 मिनट, तो उसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ था। और एंड में मतलब क्वेश्चन तो पूरे हो गए थे, पर हाँ मतलब नर्वस काफी हो गया था, स्ट्रेस हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चन सोल्व करने में। और प्रिपरेशन के टाइम पे मैं ऐसा बोलूंगा कि जब तुम मॉक्स लगाते, पहले तो मॉक्स मैक्सिमम जितने मॉक्स हो सके उतने लगाओ। उससे ये होता है तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम्हें पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है। तो वही तुम फिर ऐसे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, फिर तुम वही सीयूटी में अप्लाई कर पाओ। तो आप बस मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि आइडिया मिल जाता है ऑफ कोर्स। और अगर जो तुम्हारा मॉक मॉक तुम मॉक्स लगा रहे हो
कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉक्स और सीयूटी के जो एग्जाम होते हैं दोनों में कभी कभार सेम आ जाते हैं। तो तुमने क्वेश्चन पहले से करा हुआ है, तो फिर तुम्हें एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। तो तुम इजीली टिक लगा दो तो तुम्हारे पास बाकी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम बच जाएगा। ओके। एंड अब 2025 में बहुत सारे सेट्स बने थे। लाइक हर हर शिफ्ट के लिए अलग सेट बन रहा था। तो अभी स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऐसे पीवाई क्यूज के ऑप्शन आ जाएंगे कि इनके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पीवाई क्यू को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? अब जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, नया जो सीयूटी एग्जाम होगा अगले साल, उसके लिए मतलब आप पीवाई क्यूज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? मैं तो कहूंगा कि पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम पिछली बार का पैटर्न देखोगे और इस बार का पैटर्न देखोगे तो इट वाज टोटली डिफरेंट। और जो आप भी मेरे से अग्री करोगे, तो मैं तो बस यही कहूंगा तुम अपने पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, फिर बाद में टाइम बचता है, तुमने सब कुछ कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, तो तुम्हारे पास तब भी टाइम बचता है तो तुम फिर देखो पीवाईक्यूज। तो उसमें फिर थोड़ा पीवाईक्यूज हेल्प करेगा। तो पैटर्न सेम आ गया तो हेल्प हो जाएगी, नहीं सेम आ गया तो वही ऑफकोर्स नहीं हो पाएगी। ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अगर आपको और कुछ लाइक इवनिंग कॉलेजेस और जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है, और एक स्टूडेंट को अगर कभी इवनिंग कॉलेज मिल रहा है तो क्या उसे इवनिंग कॉलेज ले लेना चाहिए? इवनिंग कॉलेज रहता है उसका टाइमिंग शेड्यूल इतना सही नहीं रहता। उसमें जैसे मेरा एक दोस्त है पीजीडीबी इवनिंग में, तो उसका कॉलेज रहता है 3 to 9। तो मतलब वही है, शेड्यूल तुम्हारा खराब हो जाता है। तुम अगर 3 बजे जा रहे हो और रात को 9 बजे तुम्हारा कॉलेज की छुट्टी हो रही है, तो फिर अगर तुम्हारा घर से कॉलेज दूर है तो ट्रैवलिंग टाइम भी 2 to 3 आवर्स हो जाता है। तो तुम 9 बजे से लगा सकते हो कि हाँ 11 साढ़े 11 तुम्हें घर पहुंचने में लग रहा है। तो तुम्हारा पूरा रूटीन खराब हो जाता है। और फिर तुम 1 बजे भी सो रहे हो तो फिर तुम 9 बजे उठोगे, तो वही है, तुम्हारा पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा, तुम इतना कुछ कर नहीं पाओगे। और अगर तुम्हारा मॉर्निंग कॉलेज है तो मतलब नॉर्मल वही रहेगा, 8 से 4 8 से 3। तो उससे तुम्हारा तब भी थोड़ा रूटीन रहता है। और बस वही जो जो इवनिंग कॉलेज में नहीं रहता वही मॉर्निंग कॉलेज में रूटीन थोड़ा बन जाता है। वैसे इतना मतलब पढ़ाई में तो इतना डिफरेंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि टीचर्स हुई रहते हैं, बुक्स हुई रहती है। तो पढ़ाई में तो सब कुछ सेम सेम है, बस यही है कि हाँ रूटीन तुम्हारा थोड़ा सही रहेगा मॉर्निंग कॉलेज से। और अगर ये बात है, इधर पे बात आती है कि हाँ इवनिंग कॉलेज के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, बस वही मिल रहा है, तो फिर तो वही लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। पर अगर तुमको कोई ऑप्शन मिलता है कि अगर इवनिंग में तुम्हारे पास थोड़ा अच्छा कॉलेज है और मॉर्निंग में उससे थोड़ा सा नीचे है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा तुम मॉर्निंग लो, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल बना रहेगा और तुम बाकी चीजों को फोकस कर पाओगे। लाइक स्किल बिल्डिंग, क्योंकि स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होती है विद कॉलेज, तो तुम्हें वो मेंटेन करके रहना पड़ता है। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि अगर मॉर्निंग मिल रहा है तो मॉर्निंग लेना। अब किसी स्टूडेंट के पास ऑप्शन है ऑफ कैंपस लेने का और एक इवनिंग हाँ, कॉलेज लेने का, तो उनमें से उसको क्या चुनना चाहिए? मैं तो कहूंगा अगर ऑफ कैंपस में अगर मॉर्निंग मिल रहा है तो तुम ऑफ कैंपस लेना, क्योंकि ऑफ कैंपस ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बुरे है। कॉलेज बनता है मतलब स्टूडेंट्स ही बनता है, अगर स्टूडेंट्स अच्छे होंगे तो कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी रहेगी। और जितनी भी कॉलेज में सोसाइटीज रहती है वो स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई जाती है। तो फिर अगर स्टूडेंट्स अच्छे होंगे तो अच्छी सोसाइटीज बनेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑफ कैंपस भी ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स काफी अच्छे होते हैं। तो तुम ऑफ कैंपस ले सकते हो इंस्टेड ऑफ चूजिंग इवनिंग कॉलेज। ओके। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, सोसाइटीज है, कमिटीज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक एक इंसान जिसको स्टार्टअप बिल्ड करना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना है या फिर उसको कुछ और करना है, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या बेनिफिट्स ला सकता है? देखो, अगर तुम पहली बात रेगुलर कॉलेज में जा रहे हो तो तुम सबसे पहले तो सोसाइटीज ज्वाइन करना, क्योंकि अगर तुम सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हें एक्सपोजर नहीं मिलता। और अगर तुम सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे बीच में और एसओएल के बच्चे के बीच में जो ओपन से कॉलेज कर रहा है उसके बीच में इतना कुछ फर्क नहीं रह जाता, मतलब इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो मेन अगर तुम रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो तुम सोसाइटीज मस्ट है कि जो तुम ज्वाइन करो। और अगर सोसाइटी ज्वाइन करते हो, वो जैसे मार्केटिंग की सोसाइटी है, तुम्हें मार्केटिंग फील्ड में जाना है, तो फिर तुम्हारे पास
काफी चीजें तुम्हें देखने को मिलती है कि हाँ, क्योंकि जो चीजें स्कूल में नहीं मिलती वो सोसाइटीज तुम्हें देती, प्रोवाइड करती है। अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं, स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, बाहर कॉलेज के दूसरे कॉलेज में भी होते हैं। तो फिर वही ये रहता है कि हाँ, वर्कशॉप में तुम्हें जाने का मौका मिलता है, दूसरे कॉलेजेस में जाते हो तो तुम्हें मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो उससे बच्चे का दिमाग खुलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो सोसाइटीज जरूर से ज्वाइन करो। और अगर तुम सोसाइटी ज्वाइन करते हो तो फिर तुम्हें अर्निंग का भी तुम्हारे पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज आती है। जैसे तुमने डिबेट सोसाइटी ज्वाइन करी, तो उसमें तुम दूसरे कॉलेज में जाते हो, डिबेट्स करते हो। अगर तुम मतलब जीतते हो तो तुम्हें कैश प्राइजेस मिलता है, ट्रॉफीज मिलती है। तो उसके लिए उसके मतलब उससे तुम्हारे पास थोड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बनती है। ओके। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर रामानुजन कॉलेज में एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं या फिर कितने पीरियड्स होते हैं? देखो, लेक्चर्स का तो ऐसा कुछ ऐसे फिक्स नहीं रहता है। वैसे तो रहते हैं, आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स रहते होंगे पर डे। तो ऐसे मतलब कभी टीचर्स नहीं आते तो लेक्चर कैंसिल भी हो जाते हैं। ऐसे फिक्स नहीं रहते, पर 7 to 8 तो फुल डे में रहती है। एक लेक्चर कितने पीरियड टाइम पीरियड का होता है? एक लेक्चर होता है 1 आवर का। ओके। सो आपको पर 1 आवर का ऐसा नहीं होता कि 1 आवर तुम पूरा फुल पढ़ ही रहे हो, क्योंकि टीचर को भी आने में 10 to 15 मिनट्स लग ही जाते हो, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते करते भी 5 मिनट हो जाते हैं। तो तुम्हारे पास तब भी टाइम 40-45 मिनट्स के रहता है पढ़ने के लिए। ओके, क्या आप क्लास में लैपटॉप लेके जा सकते हैं? हाँ, लैपटॉप लेकर जा सकते हैं, फोन लेकर जा सकते हैं, कोई भी गैजेट लेकर जा सकते हैं। पर अगर टीचर को थोड़ा प्रॉब्लम है कि तुम बैठकर यूज कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, फिर टीचर को भी थोड़ा इनकन्वीनियंस लगता है कि हाँ, हम पढ़ा रहे हो, बच्चे गैजेट्स यूज करते हैं। तो फिर वो मना कर सकते हैं कि हाँ, गैजेट्स ऑफ करके रखो। और तो तुम्हें ऑफ करके रखने पड़ते हैं। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए? एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज सबसे पहले तो जो सोसाइटीज होती है, मेनली वही मतलब ये रूल अप्लाई होता है उस पर कि मतलब जैसे मेरे कॉलेज में थ्रस्ट नाम की सोसाइटी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो वही एक्सपोजर जो बच्चे मतलब ज्वाइन करते हैं उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करती है कि हाँ, कैसे आगे बढ़ना है, तुम कैसे स्टार्टअप खोल सकते हो, कैसे स्टार्टअप रन होते हैं। तो गौरव, बस यही रहता है कि अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में जाना है तो तुम सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो स्टडी कैरिकुलम होता है वो इतना हेल्प नहीं कर सकता कि मतलब तुम उससे ही ऐसे तुम सोच कर जाओ कि हाँ, सिर्फ मैं पढ़कर सीख लूंगा सब कुछ। तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल रहता है जब तक तुम उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई ना करो। तो तुम उसे रियल लाइफ में अप्लाई तभी करोगे जब तुम सोसाइटी के साथ जुड़ोगे, और तुम्हें मतलब मेथड्स पता चलेंगी, ट्रिक्स पता चलेंगी, कैसे किसको अप्रोच करना है। तो बस ये रहता है कि अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो फिर तुम सोसाइटी ज्वाइन करो, तो वही वही सबसे ज्यादा बेटर रहता है। सो आपको दिन में 7 to 8 लेक्चर ज्वाइन करने रहते हैं? क्या ये नेसेसरी है कि 7 to 8 लेक्चर आपको ज्वाइन ही करना है या फिर आप 2 या 3 नहीं नहीं, लेक्चर्स? नेसेसरी तो कुछ नहीं है। आप अगर आपको कॉलेज ही नहीं आना तो फिर तुम मतलब मत आओ। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा हूँ। तो मेरी अटेंडेंस थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरी थी 85 के अराउंड। और सेकंड में मेरी काफी कम हो गई थी, मेरी शायद अराउंड 70 के अराउंड थी। क्योंकि जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स था उसकी भी मैं क्लासेस जाता था। मैंने पास में एक मतलब कोचिंग ढूंढ ली थी, उधर मैं जाता था रेगुलरली, कॉलेज से क्लास लेकर सीधे तो उधर ही निकल जाता था। तो ऐसे कोर्स में काफी क्लासेस मिस होती थी, स्पेशली मेरी बैक की क्लास मिस होती थी। तो वही छोड़नी पड़ती थी मेरे को, और जैसे ही मैं आता था तो क्लासेस ले लेता था। तो ऐसा इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता कि हाँ, टीचर्स बोलेंगे तुम क्लास नहीं ले रहे हो। किसी मतलब जो मेरे दोस्त है उनकी तो किसी किसी सब्जेक्ट में 0% अटेंडेंस भी थी। तो उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, बस ओवरऑल अटेंडेंस मेंटेन करनी होती थी। तो लाइक मुझे जो बिजनेस लॉ का है, लॉ सब्जेक्ट, उसमें ज्वाइन नहीं करना है, तो मैं हाँ उसको छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स भले ज्वाइन करूँ तो उनका जो ओवरऑल है वो मतलब अटेंडेंस हाँ, काउंट होगी? काउंट होगी। जैसे अगर तुम्हारी बिजनेस लॉ में 10% है, और बाकी अकाउंट्स में तुम्हारी 100% है, और बाकी एक और सब्जेक्ट एमपीए में तुम्हारी 80% है, तो जो 180 डिवाइडेड बाय 3 होकर तुम्हारा ओवरऑल अटेंडेंस बन जाएगी। तो अगर अगर मेरी तुम किसी ओवरऑल एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिस कर रहे हो तो तुम ये ध्यान देना कि तुम बाकी जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास बच रहे हैं उनकी क्लासेस ज्वाइन करो, तो तुम्हारे पास ओवरऑल अटेंडेंस बन जाएगी।
अगर मेरी ओवरऑल अटेंडेंस एक सेमेस्टर में 75% से कम है तो क्या मेरा एग्जाम फॉर्म्स फॉरवर्ड नहीं होंगे या फिर मैं एग्जाम दे नहीं सकता, ऐसे भी कुछ इशू आते हैं? पहले तो जो डीयू का जो क्राइटेरिया वो 75 का नहीं, वो 66.67 का है। तो ओके। तुम्हें एग्जाम देने के लिए तुम्हारे पास 66.7% तुम्हारी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। और अगर तुम्हारी उससे थोड़ी कम है तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पूरे एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर तुम्हारी 60% है तो ऐसा स्लॉट बना दे जैसे जिसकी 60 से 67 है तो वो बैक का एग्जाम नहीं दे सकता। और जिसकी 53 से 60 है तो वो फिर ऐसी इसी एक एग्जाम होता है सैक का, तो वो फिर वो नहीं दे पाएगा। और जिसकी उससे भी कम है तो ऐसी सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं, जिसकी जितनी है वो उतने एग्जाम नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी लाइक 40% है, 45 है, तो वो तो फिर पूरे सेमेस्टर में ही नहीं बैठ सकता, फिर पूरे सेमेस्टर की बैक लग जाती है। अच्छा, उसको वापस करना पड़ेगा वो सेमेस्टर? हाँ, रिपीट करना पड़ेगा। तो बस ये रहता है कि अगर तुम्हारी अ, अ, थोड़ी सी भी कम है तो फिर तुम बस एक ही सब्जेक्ट के लिए डिबार्ड होते हो। और अगर उससे थोड़ी और कम है तो 2 सब्जेक्ट, और उससे थोड़ी और कम है तो 3 सब्जेक्ट, अगर बहुत ही ज्यादा कम है तो फिर पूरे सेमेस्टर के लिए तुम डिबार्ड हो जाते हो। ओके। अब आप सेमेस्टर वाइज बता सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं और स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना रहता है? देखो, जो मेरा बी कॉमर्स कोर्स है तो उसमें जो मेरे पास सेमेस्टर 1 था, उसमें तो एक डीएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनकी वेटेज भी ज्यादा होती है। डीएससी में 3 होते हैं, उसके ईच सब्जेक्ट 4 क्रेडिट्स तुम्हें मिलते हैं। और जो एक जी सब्जेक्ट होता है उसमें भी 4 क्रेडिट्स मिलते हैं। और बाकी जो सैक बैक होता है उसमें तुम्हारे पास 2 2 क्रेडिट्स रहते हैं, मतलब 2 2 ईच सब्जेक्ट में तुम्हें क्रेडिट्स मिलते हैं। डीएससी का फुल फॉर्म और तुम क्रेडिट को एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो कि मतलब क्रेडिट का इसमें मतलब क्या है? डीएससी की फुल फॉर्म है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, आई थिंक। और जी की है जनरल इलेक्टिव, बैक की है वैल्यू एडेड कोर्स, सेक की है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। तो ये सब की फुल फॉर्म है। तो जो ड्यू का जो क्राइटेरिया है वो मतलब क्रेडिट वेटेज के ऊपर है। उसमें जैसे तुम्हारा रिजल्ट भी आता है तो तुम्हें परसेंटेज पता नहीं चलेगी, तुम्हें बस क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी मतलब ग्रेडिंग सिस्टम से तुम्हें एसजीपीए तुम्हारी मिल जाएगी। तो डीयू में तो ये क्राइटेरिया है। और जैसे डीएससी में जो क्रेडिट्स रहते हैं 4 रहते हैं, जी में भी 4 रहते हैं, बाकी जो दो वैक और सैक के एग्जाम रहते हैं उसमें 2 2 क्रेडिट्स रहते हैं। तो वही अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो तुम्हें पूरे 4 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। और बस यही तुम्हारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है तुम्हें कितने क्रेडिट्स मिलेंगे। और क्रेडिट से तुम्हारी सीजीपी बनती है। ओके। थैंक यू गौरव फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपने इंटरव्यू दिया और स्टूडेंट्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। थैंक यू आदेश। थैंक यू। बाय।